साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो जीएस के हैं आपके आगामी जो यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा हो रही है मार्च 2024 में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको देखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं? तो ये सूडान के खार्तुम नामक स्थान पर आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए नील नदी दो शाखाओं से मिलकर बनी है। एक जो है इसकी एक शाखा ब्लू नील जो कि ताना या टाना झील से निकलती है, तथा दूसरी शाखा श्वेत नील जो कि विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये दोनों आगे बढ़ते हुए जाकर के सूडान के खार्तूम में मिल करके संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं और मिस्र में आगे बढ़ते हुए जाकर के ये भूमध्य सागर में मिल जाती हैं। आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र एक्रोन स्थित है कहां पर? तो यह जो एक्रोन है यह संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में है। अगला प्रश्न है 73 नंबर क्वेश्चन है। कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, देखिए अभिकथन दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन जो होती है वो अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। क्या है, फिर से सुन लीजिए। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन जो होती है वो अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। कारण क्या है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम होते हैं। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम होता है। तो इस प्रकार से अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और कारण जो है अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो इसके दो कारण यहां बताए गए हैं। इनमें से बताना है कौन से कारण सही है। पहला, इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, सही है। दूसरा, इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है, तापमान भी ऊंचा होता है और वर्षा भी होती रहती है, इसलिए यहां पर सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। इसका व्यापक विस्तार यहां पर पाया जाता है। तो दोनों कथन सही, इसलिए 1 और 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जापान में निवास करती है? तो इन चारों में से जो आपकी एनु जनजाति है, एनु जनजाति ये आपकी जापान में निवास करती है, जबकि इन्यूट जनजाति जो है ये कनाडा की है। नार्डिक जनजाति जो है स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है, चाहे आपके नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, यहाँ पर निवास करती हैं। और आपका जुलू जनजाति जो है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है या है घास भूमियां और उनकी अवस्थिति के बारे में? तो देखिए यहाँ पर कौन से सुमेलित हैं ये बताना। पहला, सेल्वास जो घास भूमियां हैं ये कहां पर हैं? ये आपका अमेजन की घाटियों में पाए जाते हैं, अमेजन की घाटियों में पाए जाते हैं। वहीं पे लानोस जो घास के मैदान हैं ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में नहीं बल्कि वेनेजुला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं। कहां पर? वेनेजुला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं। और वहीं पंपास जो है ये अर्जेंटीना तथा उरुग्वे के शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियां हैं। पंपास जो है ये अर्जेंटीना एवं उरुग्वे की शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों या घास भूमियां हैं। और सेल्वास अमेजन घाटी की भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं। तो पहला वाला सही है, दूसरा तीसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। बास्पोरस जल संधि कहां पर है? तो बास्पोरस जल संधि के बारे में बात करें तो देखिए इसके बारे में पहला, इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप, इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप दोनों ही तुर्की के हैं। तुर्की को, या अब इसका नाम तुर्की हो गया है, तो इसको अलग करने का कार्य करती है। ये कथन आपका सही है कि बास्पोरस जल संधि जो है इस्तांबुल और अनातोलिया जल प्रायद्वीप को अलग करती है। तथा दूसरा, यह काला सागर और मरमरा सागर इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है तो आप यहां पर देखें, इसमें आपका ग्रेनाइट जो होता है, ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस रॉक है, जबकि शेष सभी जो हैं वो रूपांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक हैं।
क्वार्टजाइट, संगमरमर, सिस्ट, ये आपके मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टाने हैं। ठीक है, देखिए चूना पत्थर से जो है संगमरमर बनता है, चूना पत्थर कन्वर्ट होता है संगमरमर में, बलुआ पत्थर जो है कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में, और स्लेट कन्वर्ट होता है सिस्ट में। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि ग्रेनाइट जो है ये इग्नियस या आग्नेय शैल के तहत आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो देखिए, तो इन वन्यजीव अभ्यारण्यों में से कौन सा सफेद भालू के संरक्षण के लिए है? तो यहां पर आप देखें, जम्मू कश्मीर का दाजीगाम, जम्मू कश्मीर में दाजीगाम जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये सफेद भालू के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1912 ईस्वी में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है कोयंबटूर में, कहां पर हुई थी? कोयंबटूर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कोयंबटूर में हुई थी। आगे बात करते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश में भी होती है शीतकाल में। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। जबकि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी वर्षा होती है शीतकाल में, परंतु ये वर्षा जो है उत्तर पूर्व मानसून, या इसे लौटते हुआ मानसून कहते हैं, या उत्तर पूर्व मानसून के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। तो यह है उत्तर पूर्व मानसून, इसकी वजह से तमिलनाडु के तटों पर होती है। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है जलप्रपात और नदी के संबंध में? तो देखिए, आपका जो गोकाक जलप्रपात है ये घाट प्रवाह नदी पर है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है, अमृतधारा जो है ये महानदी पर नहीं है। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो या हसदेव नदी पर स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो या हसदेव नदी पर स्थित है। तो यहां पर आपका सी वाला सही नहीं है, कपिल धारा नर्मदा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं बहती। तो देखिए, इसमें से ब्यास, सतलज और यमुना, ये जो है आपकी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। परंतु दूधगंगा नदी जो है, दूधगंगा नदी ये जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा उत्तराखंड राज्यों में बहती है। नहीं, ये महाराष्ट्र इसमें नहीं आएगा, दूधगंगा तो महाराष्ट्र नहीं आएगा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों में बहती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, दूधगंगा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। आगे चलते हैं। अगला है, विदर्भ के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र है, स्थित है कहां पर? जो विदर्भ क्षेत्र है वो कहां स्थित है? तो विदर्भ क्षेत्र जो है आपका ये दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, देखिए, दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी विशाल चट्टानों का बना है। इसके पूर्वी भाग को, जो आपका दक्कन का पठार है, इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो आप इसमें देखें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो इसमें तेलंगाना की सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लगती है। तेलंगाना की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, भारत के 9 राज्यों की सीमाएं जो है समुद्र तटों से लगती है। 9 राज्य की बात कर रहे हैं, संसदीय प्रदेशों की बात नहीं कर रहे हैं। 4 संसदीय प्रदेश भी आते हैं। अब 9 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, इसमें आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल है ही है 3, 6 और गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हीरा भंडार के मामले में शीर्ष पर है? हीरा भंडार के मामले में तो रूस जो है वो शीर्ष पर है, नंबर 1 पर है। इसके पश्चात बोत्सवाना का नंबर आता है, फिर तीसरे स्थान पर कांगो देश आते हैं। रूस का हीरा उत्पादन में भी जो है, देखिए, भंडारण में नंबर 1 है, ये उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। अगला है, कोच्चिन बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, यह कोच्चिन बंदरगाह यह केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, कथन सही है। यह लैगून पर स्थित है, ये भी कथन सही है। तीसरा, यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ये भी सही है। 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है कोच्चिन बंदरगाह के संबंध में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य जो है
ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र दिल्ली है। तीसरा, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र दमन एवं दीव है, सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जबकि शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य भी हरियाणा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, ठीक है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, आपका हरियाणा, और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा ही है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। देखिए, क्लोरेमफेनिकाल, क्लोरमफेनिकाल ये प्रतिजैविक औषधि होता है, प्रतिजैविक औषधि होता है। वहीं बेनाड्रिल ये प्रति हिस्टेमिन होता है। एस्पोर्टम ये कृत्रिम मधुरक होता है। क्या होता है, कृत्रिम मधुरक होता है। तो सभी के सभी यहाँ पर क्या है, वो सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, कौन सा एक सत्य नहीं है वो बताना है। देखिए, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। पहला, फ्रक्टोज फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है, सही है, फ्रक्टोज जो होता है वो फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है। दूसरा, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है, मतलब वो उसका पाचन नहीं कर सकता है, मानव शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। तीसरा, गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, गैस्ट्रिन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन है, सही है। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग नहीं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, ना कि अनुवांशिक रोग। तो यहाँ पे सभी के सभी कथन सही है, डी को छोड़ करके। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन या कथनों का हमें चयन करना है कि कौन से सत्य हैं। पहला, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है, यह कथन सही है। दूसरा, जब 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पे 2 को दोनों कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना उदाहरण है किसका, तो ये जड़त्व का उदाहरण है। किसका है, जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जड़त्व का एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया है। जड़त्व से तात्पर्य है परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, मतलब यदि आप चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, यदि आप रुके हुए हैं तो आप लगातार रुके रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, गॉस निम्नलिखित में से किस एक का मात्रक है, गॉस, तो गॉस जो है ये आपका रेडियो एक्टिविता का मात्रक है। किसका है, सॉरी नहीं, चुंबकीय प्रेरण का, गॉस जो है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, ठीक है। और लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्यूरी होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। चुंबकीय प्रेरण का गॉस होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब यदि किसी भी मैटर को या वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ड्यूटेरॉन नहीं होता है, ये मौलिक कण नहीं है। ड्यूटेरॉन जो है ये मौलिक कण में नहीं आता है, यहाँ पे डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैग्रोव और आधे पारितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन पारितंत्रों में उपस्थित कार्बन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये आपका ब्लू कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लू कार्बन कहलाता है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैग्रोव और आधे पारितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन पारितंत्रों में उपस्थित कार्बन ब्लू कार्बन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, पायरोलुसाइड किसका अयस्क है, तो पायरोलुसाइड जो है ये आपका मैग्नीज का, किसका है, मैग्नीज का अयस्क है, ठीक है, मैग्नीज Mn। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, इसका उपयोग स्टील के निर्माण में ड्राई सेल के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति, किस एक का संबंध जो है वो सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है। तो देखिए, इसमें आपका एनोसीमिया का मतलब होता है गंध की शक्ति का आंशिक या पूर्ण अभाव।
या किसी बीमारी या अन्य कारणों से हो सकता है। एनोशीमिया, जैसे जब कोविड-19 चल रहा था तो बहुत लोगों को क्या हो रहा था, ना ही स्वाद आ रहा था, ना ही कोई स्मेल आ रही थी। तो ये सूंघने की शक्ति का नष्ट होना था, एनोशीमिया। इम्फाइसीमा, इम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुस्फुसी रोग होता है। एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुस्फुसी रोग होता है। स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया जो है ये निद्रा संबंधी विकार है, निद्रा संबंधी विकार है। और वही ल्यूकेमिया, ये आपका एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है। तो ध्यान रखिएगा, एनोशीमिया मतलब सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से संबंध है इसका। इम्फाइसीमा ये एक प्रकार की क्रॉनिक प्रतिरोधी फुस्फुसी रोग है। स्लीप एपनिया ये निद्रा संबंधी विकार है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो -40 पे। किस पे होंगे? -40 पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? 4 कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो आप देखें, रानीखेत मुर्गियों की संक्रामक बीमारी है। रानीखेत क्या है? मुर्गियों की संक्रामक बीमारी है, सही है। वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर से मापा जाता है। किससे? पोटोमीटर से, सही है। मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये भी सही है। मवेशियों में होने वाला मुंह पका रोग जो होता है, मुंह पका माउथ डिजीज, इन कैटल्स जो होते हैं, ये जीवाणु की वजह से नहीं, ये विषाणु अर्थात वायरस की वजह से होते हैं, ना कि बैक्टीरिया की वजह से। तो इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से एक तंत्रिका संबंधी रोग है। कौन सा एक तंत्रिका संबंधी रोग है? तो इसमें देखिए, मिनीमाता जो है, मिनीमाता रोग जो कि पारे की वजह से होता है, पारे के शरीर में पारे की अधिकता की वजह से ये तंत्रिका संबंधी रोग है। जबकि कुष्ठ रोग जो है एक संक्रामक बीमारी है। थैलेसेमिया जो है, थैलेसेमिया एक अनुवांशिक बीमारी है। और पीलिया जो है यह यकृत प्रभावित करता है। तो आपका पीलिया जो है यकृत अर्थात लीवर को अफेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में क्या है? यकृत, यकृत अर्थात लीवर उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग कैसे देता है? किसके? तो देखिए, ये करता क्या है? यह आवश्यकता से अधिक अम्लों के नाइट्रोजनी पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित करके, दूसरा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके, दोनों कार्य करता है। इसलिए ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है दंतवल्क निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? तो यह कैल्शियम फॉस्फेट से, किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने में सहायक है? भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता, बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो प्रतिकूलता है उसको सुधारने में सहायक है। तो देखिए कौन सा है? आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन, उच्च स्तरीय उत्पादन तकनीक का प्रयोग, घरेलू उद्योग की कार्य क्षमता में वृद्धि, ये सभी के सभी जो है वो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने में सहायक हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 देखें तो क्या है? वर्ष 1960 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? तो इसमें जो मुख्य पादप था वो मैक्सिकन गेहूं था। क्या था? मैक्सिकन गेहूं था, ठीक है। तो वर्ष 1966 में हरित क्रांति का आगमन भारत में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो यह वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पारित हुआ था। फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, आपका विटामिन डी जो होता है ये अच्छे आहार से नहीं बल्कि सूर्य की किरणों से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है। यद्यपि इसकी अल्प मात्रा यकृत, अंडे की जर्दी आदि में पाया जाता है या अच्छे आहार से प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि विटामिन बी, ई और के अच्छे आहार से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, करंट प्रश्नों को देखते हैं। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को भेजा गया है? तो देखिए, किसको भेजा गया है? असम को। असम, ये कहाँ पे, किस राज्य में है? असम। चराई देव मैदान जो है कहाँ पे है? असम में है। तो
जनवरी 2023 में इसे यूनेस्को में नामित किया गया है। असम का चराई देव मैदान अहोम वंश से संबंधित है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन अगला है। जनवरी 2023 में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन स्थित किस गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान कर दिया गया है? तो मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, अमृत उद्यान, तो जनवरी 2023 में। आगे चलते हैं, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए, सत्य कथन चुनना है, कौन से कथन जो है वो सत्य है। पहला, 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में किया गया। ये कथन आपका सही है। दूसरा, इस महोत्सव की विषय वस्तु थी सशक्त युवा सशक्त भारत। नहीं, इसकी थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। यहाँ पे पहला सही दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए चिप 4 गठबंधन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस चिप 4 गठबंधन के सदस्य कौन से हैं? तो देखिए, इसमें आपके चिप 4 में कौन कौन से हैं? तो इसमें आपका जापान है, दक्षिण कोरिया है, अमेरिका है और ताइवान है। ठीक है, इसमें भारत शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है। जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ताइवान इसमें शामिल है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी 2023 में सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के में सहयोग के लिए चिप 4 गठबंधन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। चिप 4 संगठन के सदस्य कौन से हैं? तो ध्यान रखिए, 4 देश हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ताइवान। इस गठबंधन को फैब 4 के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्या है? फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले फेज दिल्ली दौसा लाल सोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 246 किलोमीटर। कितनी है? 246 किलोमीटर है। निर्माण के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 1386 किलोमीटर। कुल लंबाई इसकी 1386 होनी है। अभी तक जो एक सेक्शन बना है उसकी लंबाई कितनी है? 246 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना है? कौन सा राज्य पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना है? तो यह है उड़ीसा, जो है यह झुग्गी मुक्त राज्य बना है। इसके लिए उड़ीसा सरकार द्वारा सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने हेतु जग्गा मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जग्गा मिशन कार्यक्रम उड़ीसा का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय मूल के व्यक्तियों में से किस एक को जनवरी 2023 में अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीरो डी शाह को नियुक्त किया गया। ठीक है, डॉक्टर शाह महामारी रोग विशेषज्ञ हैं। अगला है जनवरी 2023 में यूएसए के प्रांत लुइसियाना में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता में किस देश की आरबानी गैब्रियल को यह खिताब प्रदान किया गया है? तो यह खिताब दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं आरबानी गैब्रियल, इन्हें दिया गया है। ठीक है, भारत की ओर से इस प्रतियोगिता में दिविता राय ने भाग लिया था। दिविता राय। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया? दक्षिण अमेरिकी देशों में से तो ये कौन सा है? ब्राजील। ठीक है, ब्राजील इसका पूर्ण सदस्य बन गया है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना नवंबर 2005 में हरियाणा के गुरुग्राम में की गई थी। अगला है फरवरी 2023 में जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टॉमटॉम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो यह सबसे धीमा शहर आपका लंदन है। ठीक है, लंदन सबसे धीमा शहर, जबकि दूसरे नंबर पे भारत का बेंगलुरु आता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2023 में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV विलास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह क्रूज चलाया गया है किसकी कहां से कहां तक? वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के मध्य। वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के मध्य चलाया गया है। जनवरी 2023 में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए यह क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा प्रारंभ करके भारत एवं बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में किस भारतीय महिला जिम्नास्ट को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ हाइजेनामाइन
कि सेवन के कारण 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसे किया गया है? तो ये दीपा कर्माकर को, किसे किया गया? दीपा कर्माकर को प्रतिबंधित किया गया है। फरवरी 2023 में दक्षिण अमेरिका में आयोजित 8वें आईसीसी महिला टी20 की विजेता टीम कौन सी रही है? फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 8वें आईसीसी महिला टी20 की विजेता टीम जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया रही है। ऑस्ट्रेलिया इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पराजित करके यह खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी मुख्य, जो कि 24 जनवरी को मनाया गया, 24 जनवरी 2023 को, 24 जनवरी 2023 को इसका मुख्य विषय था इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन या कथनों को हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पर पहला, जनवरी 2023 में वरुण 2023 वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य किया गया। यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका वायुसैन्य अभ्यास नहीं, नौसैन्य अभ्यास है। वरुण 2023 नौसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2023 के मध्य में भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ। तो पहला गलत है। दूसरा, इसका आयोजन स्थल गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस था, नहीं, तो ये भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर इसका आयोजन किया गया, इसलिए दोनों कथन यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन। देखिए, दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा इस द्विपक्षीय अभ्यास का शुभारंभ वर्ष 1993 में किया गया था, वरुण 2023 का। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश में अपने पहले मुख्य भूमि सैटेलाइट लॉन्च स्थल परिसर का उद्घाटन किया गया? किस यूरोपीय संघ द्वारा किस देश में अपने पहले मुख्य सैटेलाइट लॉन्च स्थल परिसर का उद्घाटन किया गया? ये किसने किया? यूरोपीय संघ ने। तो ये आपका कहाँ पर? स्वीडन के किरूना में, ठीक है। इस लॉन्च केंद्र का नाम स्पेस पोर्ट एस रेंज रखा गया है और यूरोपीय संघ की वर्तमान लॉन्चिंग सुविधा फ्रेंच गुआना में, जो कि फ्रांस के अंतर्गत आता है। और फ्रेंच गुआना कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका का एक भूमध्य सागर से सटा हुआ एक देश है। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? जनवरी 2023 में, तो ये बस्ती जिला में किया गया। कहाँ पर किया गया? बस्ती जिला में किया गया। अगला है, फरवरी 2023 में के विश्वनाथ का निधन हो गया। वह संबंधित थे किससे? तो के विश्वनाथ जो है ये सिनेमा जगत से संबंधित थे। वे दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक थे। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित थे। फरवरी 2023 में आयोजित धर्म गार्जियन 2023 भारत एवं किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास है? धर्म गार्जियन 2023, तो भारत और जापान के मध्य इसका आयोजन स्थल जो है जापान का शिगा प्रांत था। कौन सा प्रांत? बी होगा, जापान, शिगा प्रांत। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। वे किस एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थे? तो ये एमाइलॉयडोसिस नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थे। यह अत्यंत दुर्लभ रोग है। यह शरीर के विभिन्न ऊतकों में प्रोटीन के रूपों के असामान्य जमाव का कारण बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।